नमस्कार। हमारा वीकली प्रोग्राम आनंद वर्धन के साथ ये हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं। बात आज हम करेंगे कि इस इलेक्शंस में आनंद कुछ ऐसा लग रहा है, और यहाँ पे ये खास करके इधर बहुत बात हो रही है कि एक सिंपैथी वेव पिछले 10-15 दिन में ये एक बनती जा रही है। कुछ स्पेशली कुछ हिस्सों में कंट्री में, जहां पे बीजेपी ने थोड़ा ज्यादा ही कुछ अपने कारनामे उन्होंने दिखाए हैं। तो मैं बेसिकली ये यहाँ पे जो आप कह सकते हैं हमारे ग्रुप में जो बातें होती हैं और यहाँ के न्यूज़पेपर्स में भी ये आ रहा है, वहां से मैंने ये लिए और मैं चाहूंगा कि आप भी इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करें कि किस हद तक हमारे यहाँ पे ये सिंपैथी वेव आ रही है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें मैंने कुछ कंपाइल किया है। यहाँ पे मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। झारखंड, हेमंत सोरेन अभी भी जेल में है। आज वो केस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुना जा रहा है ये और हो सकता है वो छूट भी जाए या नहीं छूटे, शाम तक शायद पता चल जाएगा। लेकिन इनके लिए एक सिंपैथी ऐसा बोल रहे हैं कि बन चुकी है उनके लिए ऑलरेडी, कि इनको जेल में एक झूठे केस में डाल दिया था। आज कपिल सिब्बल ने भी वो ऑलमोस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि इनके अगेंस्ट ईडी का केस तो कम से कम नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो वो एक सिविल केस होगा जो वो बाद में लड़ सकते हैं। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। आनंद, ये तो स्टेट आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि अगर लोकसभा का इलेक्शन हो सकता है तो स्टेट के इलेक्शन क्यों नहीं कराए साथ में। तो एक अंदर से थोड़ी सी नाराजगी है उन लोगों को कि हमारी स्टेटहुड चली गई और अब दिल्ली सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। तीसरे नंबर पे दिल्ली पंजाब, अरविंद केजरीवाल ये बाहर निकल के भाषण दे रहे हैं। ये एक तरह से सिंपैथी अपनी तरफ खींच रहे हैं, कह के वोट करिए नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। तो वो भी लोगों में कहीं ना कहीं वो बात बैठ रही है। और लास्ट में ये अमेठी रायबरेली, राहुल गांधी जी अच्छी तरह मतलब ये इस बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा है रायबरेली से। जैसा सोनिया गांधी ने भी कहा वहां के मैं आपका लड़का सौंप रही हूँ, वहां पे भी एक सिंपैथी वेव सी राहुल के लिए बन चुकी है। तो आनंद, मैं आपसे चाहूंगा कि इन केसेस पर या कुछ और भी आपकी तरफ से कोई कमेंट हो तो करिएगा। आनंद। मैं अजय लार्जर चीज को, जैसे मैं एक लार्जर चीज को देख रहा हूं, पहले उस पर बात करेंगे और फिर इंडिविजुअल जो आपने उदाहरण दिए उस पर बात कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय देश में बहुत बाइपोलर, बिल्कुल ठीक से डिवाइडेड है। लोग बीजेपी को छोड़ दिया, अब बीजेपी सेकेंडरी हो गई है, बीजेपी का वजूद नहीं है। लोग या तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं या लोग मन बना लिए हैं कि मोदी जी को वोट नहीं देना है। ये वो बीजेपी को, हो सकता है कि वो बीजेपी के सिंपैथाइजर हो लेकिन मोदी जी को वोट नहीं देना है। और इस तरह के भी मुझे बहुत से लोग मिल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट कुछ हो, मुझे मोदी जी के अगेंस्ट वोट देना है इसलिए मैं इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा हूं। इसकी एक बड़ी मेजोरिटी है, मतलब एक बड़ी मेजोरिटी इस तरह की मनस्थिति से बात कर रही है। अब जो सिंपैथी वेव की बात कही आपने, मैं एक तरफ से चलूंगा। आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया दिल्ली पंजाब के लिए। अरविंद केजरीवाल जी का बिल्कुल सिंपैथी वेव है, और खास करके जिस तरह से उनको पकड़ा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में इतने दिन बहस चली, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको बेल पे छोड़ रहा है तो सिंपैथी वेव नहीं है, ये कहीं ना कहीं देश के उस लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान को सर्वोपरि मानने की, सुप्रीम मानने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक हिदायत भी है। तो मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं। और अगर अरविंद केजरीवाल कहीं जाके कहते हैं कि अब आपके वोट से ही निर्णय होगा कि मैं 5 जून को जेल में रहूंगा कि 5 जून को जेल से बाहर निकलूंगा, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये चीज भी काम कर रही है। मैं कुछ जगहों की, आपने सिंपैथी वेव की बात झारखंड की बिल्कुल झारखंड की वजह से, वो केवल झारखंड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हेमंत सोरेन जी के अरेस्ट करके ले जाने में
दो चीजें हो रही हैं, एक तो उनकी पत्नी प्रचार कर रही है ठीक से, और वो एक जो जिस झारखंड वाला जो एरिया है, वो एरिया उड़ीसा से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां के ट्राइबल एरिया में भी इसका कम्युनिकेशन हुआ है। कितने परसेंट फर्क पड़ेगा, कितने परसेंट करेंगे नहीं करेंगे, वो एक बात डिस्कशन की हो सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज वहां पे इसका फर्क पड़ा है। आप रायबरेली और अमेठी की बात जो कर रहे हैं, मैं रायबरेली और अमेठी में उसको सिंपैथी कहना पर से शायद वो वर्ड, मैं गया था रायबरेली अमेठी, और जो मुझे ऐसा लगता है, अमेठी में लोग राहुल गांधी को हरा के शायद लज्जित थे। मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, उनको देवर एम्बेरेस्ड कि मतलब किसको हरा दिया, और मतलब राहुल गांधी का कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा वो विषय जिसकी वजह से उनको हराना की सजा देना शायद बहुत हार्श था अमेठी के लोगों से। और मैं अब तो दोनों जगह वोट पड़ चुके हैं, अब मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते तो राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत होती, मतलब वो अनप्रेसिडेंट जीत थी, क्योंकि अमेठी के लोग राहुल गांधी को हरा के इस बार एक तरह से प्रायश्चित कह लीजिए, गलती सुधार कह लीजिए, वो कई तरह की मिक्स चीजें थी, वो उस तरह से राहुल गांधी को वोट देने को तैयार थे। और आज अगर किशोरी लाल शर्मा जी ठीक से लड़ाई में हैं, कुछ लोग उनकी एडवांटेज किशोरी लाल शर्मा अमेठी में मान रहे हैं, तो उसका एक बड़ा कारण 2019 में राहुल गांधी को हराना था। उसके बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी का वहां के बैठना, वो सब चीजें सेकेंडरी, ठीक है, वो भी बहुत काम की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी वहां जाके भाषण दिया, वो काम किया। जहां तक रायबरेली की बात है, रायबरेली में मुझे ऐसा लगता है कि सिंपैथी से ज्यादा जो आज भी रायबरेली के लोग फिरोज गांधी से अपने को, मतलब वो जब शुरू करते हैं तो इस गांधी परिवार से वो फिरोज गांधी से अपना कनेक्ट ढूंढते हैं। और इज्जत के रूप में जितनी इज्जत सोनिया गांधी ने रायबरेली में कमाई हुई है और बाकी जगह भी कमाई है, उतनी इज्जत मतलब मुझे बहुत कम ऐसा कोई राजनेता नहीं मिला है जिसने उस तरह की इज्जत कमाई हो। रायबरेली के लोग सोनिया गांधी को बहुत ही इज्जत देते हैं, प्रेम करते हैं। और यस, जब आप ये कह रहे हैं सिंपैथी से ज्यादा, जब सोनिया गांधी ये कहती है कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, तो वो कहीं उस हक की बात भी रहती है, उस बंधन की भी बात रहती है, और वो सिंपैथाइज करके वोट नहीं मांग रही है, वो इसके साथ मांग रही है कि मेरा आपका सिलसिला बना रहे। मैं एक दो जगह की बातें और करना इसलिए चाहूंगा। सिंपैथी की जहां तक बात है, तो मैं जम्मू कश्मीर से पहले दो जगह के नाम लेना चाहूंगा। मणिपुर में सिंपैथी की बात है। मणिपुर में मोदी जी से मैं हेट्रेड नहीं बोल रहा हूं, वो जो वहां पे हो रहा है उसमें सब लोगों की एक संवेदना है। और मोदी जी ने जिस तरह से वो मतलब जिस तरह से डिवाइड करते हैं समाज को, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जात हो, चाहे स्टेट हो, यहां पे उन्होंने फिर प्रूव किया है कि वो कैसे स्टेट में ही दो समुदायों को लड़ाने में उनकी महारत हासिल है। तो एक मणिपुर से हम सब लोगों की सिंपैथी है, मतलब जो भी है, हम हमारा ना वोट होगा, कभी जाएंगे, हम सब सिंपैथी मणिपुर से है। एक जगह से और हम लोगों की सिंपैथी है अजय, हमारी तुम्हारी सबकी सिंपैथी लद्दाख से है। जब सोनम वांगचुक वहां एक लोकल कॉज के लिए बैठता है, तो हमको और आपको कहीं कहीं लगता है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो एक सार्वजनिक कॉज के लिए अपनी बात कह रहा है और उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो हमें उनसे भी सिंपैथी होती है। एक जगह सिंपैथी और बहुत जबरदस्त है, और वो सिंपैथी मैं बोलूंगा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के प्रति है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब मानते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ गलत है। और जब जम्मू कश्मीर की बात होती है, तो जम्मू कश्मीर में एक ही चीज है कि उन्होंने उनसे उनका स्टेटहुड छीना है।
उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, आप उनको लाख एंटी नेशनल, एंटी इस्लामिक, अरे एंटी नेशनल सब कुछ कहते रहिए, लेकिन वो रहे तो पॉलिटिक्स आप ही के साथ किए हैं। और आप उन दोनों लोगों के साथ आपने सरकार भी मिलकर बनाई है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो और चाहे उमर की पार्टी हो। और इन सबका एक मुझे सिंपैथी से ज्यादा ये लगता है कि सिंपैथी तो हम सब लोगों की रहनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इन टर्म्स ऑफ मणिपुर और जम्मू कश्मीर एज एन एवरेज इंडियन मैं अपने को गिल्टी भी मानता हूं। मुझे थोड़ा गिल्ट की फीलिंग होती है। जब मैं कश्मीर गया था तो मैं जब उन लोगों से अलग अलग जगह बात कर रहा था तो देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ गिल्ट। ये लगता था कि शायद हम इन लोग के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब जब हम बोल रहे थे तो लार्जर वो लोग थे जो यहाँ पे डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ना केवल इलेक्शन होना चाहिए था, अगर मोदी जी और अमित शाह इतने कन्विंस हैं और हर जगह लिखते हैं कि भाई वहां पे तो अमन चैन आ गया और 370 हटने के बाद कितना अच्छा काम हुआ, तो आपने कितने पंडितों को ट्रांसफर वहां पे पहुंचाया, फिर से वो किया, वो छोड़ दीजिए, आपने वहां से अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया कश्मीर में? वो एक बड़ा प्रश्न है जो आपकी करतूतों का और आपकी के मन में का जो चोर है उसका इंडिकेट करता है। तो मैं मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर और मणिपुर की बात जब भी की जाएगी वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इस देश का जो भी सरकार आए उसके लिए टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि उसको केवल मैथमेटिक्स के उससे कि वहां तो 2 ही सीट आती हैं, वहां तो 1 ही सीट आती है, वहां तो 3 ही सीट आती हैं। इस नजरिए से जो मोदी जी देखते हैं वो देखना शायद बहुत ठीक नहीं है। अजय बिल्कुल सही आपने बोला। मैं महाराष्ट्र में अलग स्लाइड इसलिए बनाया था कि वो एक तो बहुत बड़ा स्टेट है और वहां की पॉलिटिक्स भी बहुत इतनी सीधी नहीं है। ये मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। जैसा आपने कहा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार बहुत बड़े नाम है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और इनके लिए शायद सिंपैथी वेव वहां जरूर होगा। ऊपर मैं आपको सिर्फ यहाँ का वोटिंग परसेंटेज दिखा रहा हूँ कि 5th फेज तक आने तक भी वहां पे वोटिंग परसेंटेज गिरता जा रहा है, मतलब लोग निकल नहीं रहे हैं। और जो मैंने पहले एनालिसिस किया था कि जब लोग नहीं निकलते हैं उससे बीजेपी का नुकसान होता है, इस बार काफी ज्यादा कम लोग भी 5th फेज में वहां निकल के आए हैं। तो आनंद, इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताइए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। एक बार स्लाइड फिर से लगाइएगा और अजय जरा ठीक से एक बार एक्सप्लेन आप कर दीजिए। पहले है नेम ऑफ स्टेट महाराष्ट्र। हाँ हाँ, महाराष्ट्र यहाँ 48 है पूरे देश में। अलायंस एनडीए की आप बात कर रहे हैं, 2019 में इस अलायंस को 61.02% वोट मिला था। और ये फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 की वोटिंग परसेंटेज है अभी तक। ये 48 ये शाम तक था, शायद ये 2-3% बढ़ा है, ये 51 के करीब पहुंचा है। तो इस वक्त महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे चारों फेज के बाद ये सबसे कम वोटिंग हुई है। यहाँ पर लोग निकले नहीं है कल महाराष्ट्र में, जो बॉम्बे वगैरह का जो एरिया था। तो एक तो सिंपैथी वेव और दूसरा ये कम वोटिंग किस तरफ का इंडिकेशन दे रहा है आनंद? हाँ, ये बहुत स्पष्ट हो जा रहा है कि महाराष्ट्र में वोटिंग कम हुई है। मैं सबसे एक एक करके मेरे हिसाब से जो 2-3 कारण है वो, पहला कारण मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे हैं। मैं इसलिए उद्धव ठाकरे का नाम ले रहा हूं कि उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा माना गया है और हम ही लोगों ने नहीं माना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने उसमें कहा है कि उद्धव ठाकरे को जिस तरह से हटाया गया, जिस तरह से नई सरकार बनी, वो ठीक नहीं था राज्यपाल के द्वारा। और उन्होंने ये भी कहा था कि चूंकि ये रिजाइन कर दिए हैं इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो वो उनको रिस्टोर करते। तो ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ जाती हुई है और मेरे ख्याल में उससे एक सिंपैथी सर्टेनली उद्धव ठाकरे के पक्ष में दिखाई देती है। दूसरा एक और कारण जो मेरे हिसाब से है, जो मैं अभी वोट के नंबर ऑफ वोट्स पे भी आऊंगा, दूसरा एक कारण यह है कि वहां पे मराठा मतलब महाराष्ट्र मराठी वर्सेस गुजराती वाला एक एंगल भी शुरू हो गया है, क्योंकि जो मोदी जी और अमित शाह बार बार सारी इंडस्ट्रीज को वहां ले जाना, फाइनेंशियल कैपिटल को ट्रांसफर करने की कोशिश करना,
वो अब बहुत एपरेंट हो गया है। अच्छा, होता क्या है कि यूपी में हम लोग बैठे हैं, बिहार में, हमारे पास कुछ इस तरह का नहीं है कि हम उसको प्रतिकार कर सकें। भाई वो आप सोचिए, मैं एक आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक वो बता दूं। हमारे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो भी आयातित है, उसको भी लाया गया है गुजरात से। 30 साल तक मोदी जी के साथ काम किया है, और वो ऐसे वीसी साहब आए हैं कि बीएचयू के गेट पे उनका जो मेडिकल मतलब जो अब वो तो मेडिकल कॉलेज के बराबर जो उनका है, उसका हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर ओम शंकर 11 दिन से आमरण अनशन पे बैठेंगे, वो मर जाएंगे। और वो गुजरात से लाए गए डॉक्टर जो जैन साहब है, उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। मोदी जी के सारे कुछ मतलब उनकी संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, उनको भी इसके लिए टाइम नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हम लोग शायद उत्तर प्रदेश में गिविंग एंड रिसीविंग एंड पे होते हैं हम लोग, लेकिन मराठी ऐसे नहीं है। मराठी की को ये कहीं अस्मिता की बात है, और वो मराठी वर्सेस गुजराती वहां पे मामला मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नीचे तक सेटल हो गया है, तो वो भी इनको दिक्कत कर रहा है। अब तीसरी बात जो आपने कही कि वोटिंग परसेंटेज वहां गिरा है, वहां पे आप अगर पिछले साल ऑल इंडिया एवरेज से देखिए तो महाराष्ट्र में वोट कम पड़ते थे, लेकिन इस बार अगर और कम वोट पड़े हैं तो उसमें एक एंगल और निकल के आ गया है। जो महाराष्ट्र में ही नागपुर है, और जो आरएसएस का सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र है, नागपुर और पुणे, ये उनकी बहुत बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज रहे हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है, अब वो अभी तक हर तरह की बातें हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब आरएसएस बीजेपी वाले एक हैं, ये बेवकूफ बनाने के लिए कंफ्यूज करते हैं। दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि मोदी जी 19 अप्रैल को पिछले 10 वर्षों में पहली बार रात्रि विश्राम नागपुर में करते हैं, और उनसे मिलने आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं आता है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कोशिश की थी, गडकरी जी भी मिलने आए, उन्होंने भी मना कर दिया कि अब जब इलेक्शन हो गया तो आप कौन सा, मैं आपसे मिलके क्या करूंगा। मोदी जी ऐसे नहीं है कि वो जो किसी को इस तरह से के उनके साथ व्यवहार करे तो उसका जवाब न दें। मोदी जी उसको किस तरह से जवाब दिए, वो नड्डा जी का जो अभी बयान है जिसमें वो कहते हैं कि वी डोंट नीड आरएसएस, हम लोग अपने में सक्षम है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सब झूठ बोलते हैं, इनकी आदत ही झूठ बोलने की है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सही में झगड़ा हो गया है। तो अब झगड़ा हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि अब बीजेपी तो नहीं रह गई है, अब इट इज मोदी जी, मतलब मोदी जी ही बीजेपी हैं। अब क्या आरएसएस भी मोदी जी हैं या आरएसएस अलग है, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मोदी जी ने दोनों चीजें हैं। मोदी जी ने ऐसे बहुत से काम किए जिससे आरएसएस को उन्होंने डाउन साइज किया या उसको अपनी जगह दिखाई। लेकिन ये भी फैक्ट है कि आरएसएस वाले जो बहुत प्रचारक लोग, बहुत ईमानदार और धोती कुर्ता और प्रणाम और चना सत्तू और ये सब खाते थे, अब वो चार्टर फ्लाइट में घूमना घामना शुरू कर दिया और बड़े होटलों में रुकने लगे हैं। तो आदत उनकी भी शायद बिगड़ गई है 10 साल के सत्ता सुख में। क्योंकि मैं एक ही नाम लेके खत्म करूंगा, जो राम माधव जी उनके बड़े आइडियोलॉग, और उधर से आरएसएस से उनके ऊपर सतपाल मलिक ही बताए हुए थे कि कैसे वो रिलायंस के काम कराने के लिए, जिसमें 200 करोड़ और कितने कितने करोड़ की घूस थी, वो फाइल लेके इनके पास ही आए थे। तो ये मेरे लिए भी मतलब एक दिलचस्प बात है। उत्तर प्रदेश में इनके सुनील बंसल हैं जो आरएसएस के वो आए थे। अब सुनील बंसल जी यहाँ क्या काम करते थे और किस तरह से पोस्टिंग, ठेका पट्टे का काम देखते थे, वो जग जाहिर है। तो अब समझ में नहीं आता है कि आरएसएस बिगड़ गई है कि आरएसएस और मोदी जी के बीच की खाई वो गड़बड़ हो गई है कि सब एक हैं, ये जरा गड़बड़ है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं कि लेस वोटिंग परसेंटेज, लोगों में उत्साह नहीं है, और जो उत्साह नहीं है वो मुख्य रूप से जो विपक्ष में वोट कर रहे हैं वो अपना उत्साह दिखा नहीं सकते इस देश में। मुसलमान इस देश में अपना उत्साह नहीं दिखा सकता है, दलित इस देश में अपना उत्साह नहीं दिखा सकता है। इररिस्पेक्टिव, अभी दलित कभी हल्ला मचा के नहीं कह सकता कि मैंने वोट दे दिया, मैंने वोट दे दिया। नहीं नहीं, अगर दलित को वोट देना, चुपचाप वोट दो, नहीं तो जो अपर कास्ट है वो तुम्हें ठीक कर देंगी। तो इसलिए अगर विपक्ष को ये दो बड़े समुदाय सपोर्ट कर रहे हैं तो इन दोनों समुदायों को 10 वर्षों, और उससे दलितों को उससे पहले से, मुसलमानों को पिछले 10 वर्षों में
ये बता दिया गया है कि आप कोई उत्साह दिखा नहीं सकते हैं। तो वो जो सर्टिफिकेट उत्साह दिखाने का है वो बीजेपी के पास है, और बीजेपी के लोग उत्साह दिखा नहीं रहे हैं। तो वो मतलब यही मान के चलिए कि अगर वोट कम पड़े हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। जी अजय जी, यही मेरी एनालिसिस भी दिखा रही है, क्योंकि मैंने कई सारे पिछले इलेक्शंस को एनालाइज किया है। आनंद, लास्ट में एक सवाल है जो मैं अब पर्सनली कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। उसका जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो 40% सीट्स बीजेपी की तब यूपी से आती थी, और जब मोदी जी आए हैं तब भी 20-25% सीट्स उनकी यूपी से आ रही है। तो जिताने में यूपी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जब बीजेपी पावर में आती है। तो क्या हराने में भी इस बार बीजेपी को हराने में यूपी का उतना ही बड़ा रोल रहेगा कि यहाँ से सीट्स उनको नहीं मिलेंगी? क्या रियली में ये 20-25 सीट्स उनकी कम आ रही हैं? क्योंकि इस बारे में बहुत ही डाइवर्ट व्यूज आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता तो आज कह रहे थे कि वो तो 72 सीट्स ला रहे हैं। तो हाँ, बोलिए आनंद। मैं बस इसको जल्दी से ये बता दूं, मैं इसको जल्दी से सिर्फ इतना बता दूं जो मेरी समझ है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं आपका प्रश्न है मैं वो अपने को वही लिमिटेड रख रहा हूं, किसकी ज्यादा आ रही किसकी कम आ रही इस पे नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें अगर आप एक एक दो स्टेट वाली सीटें जोड़िएगा तो करीब 15-20 स्टेट के बराबर अकेले उत्तर प्रदेश में सीटें हैं। नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा नंबर ऑफ सीट के हिसाब से कि अगर यहां पे आप एक बढ़त ले लेते हैं, अगर आपके पास 64 सीट आ जाती हैं तो यू हैव द लग्जरी ऑफ लूजिंग इलेक्शंस इन स्टेट जहां पे 5 सीट 7 सीट 2 सीट 4 सीट भी अगर आप हार रहे हैं, कहने को आप 5-6 स्टेट में इलेक्शन हारेंगे लेकिन उसको आप कवर कर लेंगे यूपी से। अब इसके जस्ट उलट बात यह है कि अगर आप यूपी में फिसल गए तो वो कवर आपको करने के लिए कम से कम 20 स्टेट चाहिए। मतलब देन आप कहां कवर करेंगे भाई? आप जम्मू कश्मीर में मान लीजिए है, आप पंजाब में 2 थे, आप कितना कवर करेंगे? आप कवर कहां करेंगे? और दूसरा क्या हुआ है कि जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पे आप ऑलरेडी मैक्सिमम पे थे। मतलब राजस्थान 25 में 25 थे, गुजरात 26 में 26 थे, हरियाणा 10 में 10 थे, उत्तराखंड 5 में 5 थे, हिमाचल 4 में 4 थे। जब आप इस तरह का किए हुए हैं तो आप उसको कवर कहां करिएगा? तो उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी फिसलती है, जिसकी मैं अलग से मैं कई बार किया हुआ हूं उस पर, जिसकी एक प्रबल संभावना है, तो उसको वो कवर कहीं से नहीं कर पाएगी। और इसीलिए बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई अगर आपको देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठना है तो रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। बेसिकली सिर्फ बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स विच यूपी हैड, 80 सीटें हैं। तो जब 2009 में भी अगर रोका था इसने बीजेपी, तो इसलिए रोका था कि 20-22 सीट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो अगर आज बीजेपी की सीटें कम होती हैं तो उसका कवर कहीं से नहीं हो पाएगा, और शायद इसीलिए एक बड़ा कारण ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की वजह से बीजेपी ने केंद्र में सत्ता खो दी। एंड रिवर्स भी है कि अगर इंडिया गठबंधन को कहीं अच्छा करती है तो यूपी में अगर वो अच्छा कर ले गई तो इसका मतलब वो एक उस सत्ता के उस नंबर के करीब पहुंचने की स्थिति में हो जाएगी। अजय। राइट। तो आनंद, थैंक यू सो मच डिस्कशन के लिए। अगले हफ्ते एज यूजुअल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक लेकर। धन्यवाद। थैंक यू अजय।